सो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो कल मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि सेंटर ऑफ मास का एक्चुअल में ज़रूरत क्यों पड़ा। हमने ये देखा था कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, जिसका एक स्पेशल केस होता है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, जब आपका मास कांस्टेंट रहता है। तो ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका जो मास है वो एक पॉइंट मास मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ जिसका मास एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो। जैसे कि आप कह सकते हैं कंचे जो हम लोग बचपन में खेला करते थे। तो बेसिकली न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ वो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए। और जो रियल लाइफ में हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अगर मेरे को न्यूटन का सेकंड लॉ मेरे को रियलिटी में अप्लाई करना होगा, मीन्स अगर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे 3D ऑब्जेक्ट्स पे अगर अप्लाई करना होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को अपने 3D ऑब्जेक्ट्स, ये जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको पॉइंट मास सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि एक्चुअल में तो पॉइंट मास सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ऐसा पॉइंट उस बॉडी के अंदर या बाहर ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये एज्यूम किया जा सकता है कि जहाँ पे उसका टोटल पूरा मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट या जिस पे पूरा का पूरा बॉडी का मास हम एज्यूम करते हैं कि कंसंट्रेटेड है, बेसिकली उसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से हमारा काम भी हो जाता है कि पूरा का पूरा बॉडी इनफैक्ट पूरे बॉडी को ध्यान में न रखते हुए हम केवल और केवल यही उसी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं और ये मान लेते हैं कि इनडायरेक्टली पूरे के पूरे बॉडी पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखिए, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाने का मतलब है कि पूरे बॉडी पे जितने भी पूरे बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो yesterday I told you the formulas regarding calculation of center of mass, and that was for center of mass along x axis m1 x1 plus m2 x2 प्लस सो ऑन। मीन्स अगर सपोज करिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई आपका 3D ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा 3D ऑब्जेक्ट्स एंड दिस आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम विच दिस पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट इज मेड। ऑब्वियसली अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है तो अब 2 एक्सिस से तो काम चल नहीं पाएगा, हमको x y के साथ z भी चाहिए होगा इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स एक सेंटर ऑफ मास x के अलाउंग, एक y के अलाउंग और एक z के अलाउंग, और जब ये तीनों जहाँ जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है ना, जहाँ ये तीनों पॉइंट एक्चुअली मीट करेंगे वो आपका ये बॉडी का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो x का x एक्सिस के अलाउंग क्या फॉर्मूला था आपका, m1 x1 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ओके, अगर देखिए आपका बॉडी में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि जैसे जो मास है, अगर ये इसकी डेंसिटी मीन्स देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मास है क्या, उसका मतलब क्या होता है कि मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर साइड बहुत हैवी है, यहाँ पे मास ज़्यादा है, यहाँ पे मास कम है, ऐसा नहीं है। मास थ्रू आउट द बॉडी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में क्या होगा, m1 m2 m3 जितने भी हैं सारे के सारे कॉमन होंगे, ठीक है। मीन्स I can replace m1 with, means m1 will be your equal to m2 and m2 will be equal to your m3 and so on up to mn, means if there is uniform mass distribution in that case only, okay। so अगर मैं m1 m2 m3 को सारी को इक्वल पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, x1 प्लस x2, m तो कॉमन हो जाएगा, m यहाँ पे मैंने बाहर ले लिया, नीचे में m1 प्लस m1 प्लस m1 एंड सो ऑन n टाइम्स। जैसे कि ये xn टाइम्स मैंने लिया तो इसको भी मैं n टाइम्स लेता हूँ, यहाँ से मैं n को, ठीक है। तो n इंटू n से इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये m1 और ये m1 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा लास्ट में, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई n, ओके। मतलब कि अगर सपोज करिए इसका फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी में तो x विल बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब कि जैसे सपोज करिए ये दो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास 5, इसका मास 5, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेट इट बी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस केस में जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब मास हर जगह सेम है, तो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ सेम रहता है उस पर डिपेंड नहीं करता जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूँ तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से
इस m1 का जो डिस्टेंस है लेट इट बी 4, और इसका अगर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 + 4 12, ठीक है। चूँकि मास सेम है, ये भी मास दोनों सेम है, तो अभी मैंने डेराइवेशन किया कि अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर बॉडी में आपका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह का मास वो सेम है, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स दिस फॉर x1 इट विल बी 4 + 12 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 4 + 2 16 मीन्स इट विल बी 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर मैंने कल बताया था क्लास में कि 8 सेंटीमीटर ये यहाँ से नहीं है, ये ऑरिजिन से है, जिस पॉइंट से आपने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस मीन्स ऑलरेडी है 4 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। एक और बात मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता है। देखिए पोजीशन पॉइंट, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इसको समझाने के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता। जैसे कि देखिए एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कई कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि अगर मैं यहाँ से इस फ्रेम से देखूंगा तो इसका कुछ पोजीशन वेक्टर r1 होगा, ठीक है। सपोज करिए मैं यहाँ से एक एक्सिस ले लेता हूँ, तो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन वेक्टर कुछ r2 होगा। लेकिन क्या ये पॉइंट चेंज हो रहा है? नहीं, पॉइंट तो भाई वही का वही है, लेकिन इसका ये जो लोकेशन है r1 इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग है नंबर 1, और नंबर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो r2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं पे भी ले लीजिए, उसका ओरिजिन मीन्स जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो वैल्यू होगा मीन्स जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जो कि सेंटर ऑफ मास को बताएगा, वो पॉइंट की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन पॉइंट जहाँ पे आएगा जो लोकेशन होगा उस बॉडी के अंदर या बाहर, वो लोकेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आगे एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि अभी मैंने बोला कि जैसे 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है कोई, एंड दिस इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। सो फॉर्मूला अलोंग x विल बी m1 x1 plus m2 x2 means distance of, let it be, this is your m1, this is your m2, this is your m3, so this will be your x1 x2 and this is your x3, so m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus so on divided by m1 plus m2 plus m3, सिमिलरली y एक्सिस के अलॉन्ग भी और सिमिलरली z एक्सिस के अलॉन्ग भी, ठीक है। ये m1 m2 m3 का ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिल करके पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो m1 plus m2 plus m3 x3 एंड सो ऑन। अब इस तरीके से हम, चूँकि एनी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनफाइनाइट इन द सेंस उसको आप उंगलियों पे या फिर ऐसे काउंटिंग फिगर्स में गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है उसके जगह पे, अब m1 x1 अगर ये फार्मूला में लिखेंगे तो हम लोग कब तक काउंटिंग करते रहेंगे या फिर कब तक लिखते रहेंगे, बेटर उसके जगह पे हम यूज़ करते हैं समीशन साइन, ठीक है। तो x बार को अगर समीशन के टर्म्स में लिखते हैं, ये आप साइन यूज़ किए होंगे स्टैटिस्टिक्स में, समीशन ऑफ, जैसे फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है तो वहाँ पे होता है समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ xi, ठीक है। तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब आप यूज़ किए होंगे यहाँ पे इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसी तरीके से समीशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ mi मतलब एक इन जनरल है जहाँ पे i की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है, ओके। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि i की वैल्यू 1 से लेकर के i की वैल्यू n तक, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका है इसी चीज़ को लिखने का, ये शॉर्टकट तरीका इसी चीज़ को लिखने का, जस्ट फॉर्म चेंज किया, तरीका चेंज हुआ, लेकिन एक ही चीज़, दोनों बोथ आर कन्वेइंग द सेम मैसेज, ओके। हियर वी हैव यूज्ड समीशन फॉर्म दैट इज mi xi, i इज एक इन जनरल टर्म है, मीन्स i की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन। उन सारी टर्म्स का जो सम होगा डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द मास ऑफ दोज पार्टिकल्स m1 m2 m3 एंड सो ऑन, ओके। नाउ वन मोर फॉर्म इज देयर in the similarly along x-axis, one more form is there in terms of integration, okay। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ x-axis के अलॉन्ग बता रहा हूँ, सेम वही आप y-axis के अलॉन्ग भी करेंगे और सेम आप z-axis के अलॉन्ग भी करेंगे, ठीक है। तो y-axis के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ mi yi डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ mi, ठीक है। यहाँ पे i की लिमिट रख दीजिएगा, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज इक्वल टू 1। देखिए ये
कुछ ऐसा नहीं कि अलग चीज़ मैं लिख रहा हूँ, है वही चीज़ जो पुराना मैं लिख रहा था m1 x1 प्लस m2 x2। अब उसको 10 बार लिखने से बेटर है कि आप इस तरीके से शॉर्टकट तरीके में आप उसको प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। दिस एक्चुअली इसी का यूज़ है, समीशन का ये बेसिकली यूज़ करने का मेन पर्पस यही है कि उतना बड़े लंबे चौड़े एक्सप्रेशन को एक एक पर्टिकुलर छोटे से वे में लिख देना, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अब हम क्या हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा समीशन ऑफ एम आई जेड आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एम आई, सेम लिमिट यहाँ पे वही पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये मेरा कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट्स में जो रैंडम पॉइंट्स जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। वैसे तो टोटल का जो मास होगा कैपिटल M होगा, मीन्स दिस कैपिटल M विल बी नथिंग बट m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। मीन्स इस पूरे के मास के कंपैरिजन में ये m1 m2 जितने भी होंगे काफ़ी छोटे होंगे, ओके। फॉर एग्जांपल कोई भी रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सभी का जो बेसिक होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका मान लीजिए 2 kg का, तो भाई ये 2 kg का ऑब्जेक्ट भी तो इलेक्ट्रॉन से बना होगा, कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻³ kg, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के 3D ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिल करके 2 kg हुआ है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज़ वेरी वेरी स्मॉल। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ राइटिंग m1 m2, क्या मैं यहाँ पे dm लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए 3D ऑब्जेक्ट है, ये जो m आपका आ रहा है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को सम करने पे आ रहा है, और एक 3D ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने, इनफाइनाइट इन द सेंस कि उसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। तो m1 m2 m3 की जगह पे अगर मैं dm लिख देता हूँ, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम, क्योंकि देखिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे m1 m2 m3 सबका मास लगभग लगभग है। अब ऐसा नहीं कि m1 और m2 के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, अप्रॉक्सीमेटली दीज आर द पार्टिकल्स फ्रॉम विच दिस होल 3D ऑब्जेक्ट हैव बीन मेड। सो m1 m2 m2 m3 जितने भी ये कहीं ना कहीं कंपेरेबल ही होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं m1 को कंपेयर करते हैं पूरे बॉडी के मास से, तब देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस, ओके। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म dm फॉर m1, ओके। नाउ सो वी ऑल नो दैट when I discussed इंटीग्रेशन, I told you that कि अगर मैं जैसे dx है, इनसे कि ये कर्व है, इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ dx में, ठीक है। तो dx प्लस dx एंड सो ऑन, अगर मैं इसको ऐड करते जाऊँगा तो बेसिकली इसका फिर वही प्रॉब्लम आएगा कि कब तक ऐड करते जाएंगे, क्योंकि भाई जब आप dx d का मतलब ये होता है बहुत ही छोटा, मीन्स आपके इमेजिनेशन से भी छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ओके। ये dx को आप कब तक लिखेंगे, देखने में तो ये फाइनाइट लग रहा है, लेकिन इसको जब dx में तोड़ेंगे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ dx आएगा, ठीक है। तो उसको आप लिखते लिखते पूरा मीन्स इनफैक्ट हो सकता है पूरा दिन गुजर जाए, लेकिन dx जितने बार लिखना पड़ेगा इसको कंप्लीट करने के लिए तब भी शायद पूरा नो। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग dx so many times we can use a simple way, और बेसिकली उसी का मतलब इंटीग्रेशन होता है। इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन dx, और इसका मतलब ही होता है क्या, x। इंटीग्रेशन dx मीन्स dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx एंड सो ऑन। इसको मैं शॉर्टकट तरीके में ये सिंबल यूज जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन dx की वैल्यू कितनी होती है, x। कैसे, यहाँ पे x पावर 0 लिखा जा सकता है क्योंकि 1 इंटू डी एक्स है, तो 1 इंटू डी एक्स यानी एक्स रेज टू द पावर 0 डी एक्स, और हमको पता है फॉर्मूला एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ओके, प्लस सी यहाँ पे आपका अगर डेफिनिट है तो यहाँ पे सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, डेफिनेट इनडेफिनिट है तो सिंपल सी बात है वहाँ पे सी आएगा, ठीक है। सी का मैंने लॉजिक भी बताया था कि सी एक्चुअल में यूज़ करते क्यों, ठीक। तो उसी तरीके से सेम सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं जो बॉडी का एक्चुअल मास था, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ठीक है, अगर जैसे मैंने लिखा था m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड सो ऑन, ठीक है, यानी इसको मैं फाइनली लिखा था समीशन mi(xi) डिवाइडेड समीशन mi, ठीक है। तो इसी का एक और एडवांस वर्जन है, अगर सारे मासेस को मतलब अगर बहुत छोटे हैं, ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm,
समेशन एम आई का मतलब क्या हुआ, m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन। और मैंने अभी बोला कि चूंकि पार्टिकल्स जितने भी जिनसे मिल करके आपका 3D ऑब्जेक्ट बना है लगभग सेम साइज के या सेम मास के हैं, मीन्स ऑल आर बेसिकली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इंस्टेड ऑफ m1 आई कैन यूज dm प्लस dm। देखिए m1 बहुत बड़ा नहीं है, m1 का जो एक सिंगल छोटे से पार्टिकल का मास है, और m2 भी, ठीक है, m2 भी एक छोटे से पार्टिकल का मास है, m3 भी। तो ये m1 m2 m3 को मैंने dm से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि अगर आप टोटल सॉलिड ऑब्जेक्ट के मास से कंपैरिजन करेंगे m1 m2 m3 का, तो उस पूरे मास के सामने m1 कुछ भी नहीं है, उस पूरे मास के सामने m2 कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दैट टोटल मास ऑफ दैट 3D object। That's why I have replaced with dm। okay, so x is equal to, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, बोथ आर करेक्ट। ओके, बोथ। अगर वहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन x के टर्म में दे दे तब तो मतलब जैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग पे डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन ये फॉर्मूला ये वाला कब यूज़ करेंगे, ये वाला कब यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर जैसे आपका x के टर्म में मास का डिस्ट्रीब्यूशन दे दे कि x इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, जैसे कि हम लोग वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन एक दिया रहता था, या फिर डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दिया रहता था, उस वहाँ से हमको वेलोसिटी कैलकुलेट कराता था, एक्सेलरेशन। उसी तरीके से अगर ये रिलेशन दे दे कि भाई आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मास के रेस्पेक्ट में इस तरीके से, या मास और एक इसका एक्स के टर्म्स में आपका एक रिलेशन दे रखा है, तो इसको पुट कर दीजिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएम। अच्छा, एक और चीज़, इंटीग्रेशन डीएम क्या हो जाएगा, अगर सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स का मास को हम ऐड करते जाएंगे तो ये आपका एम ही तो आएगा, इंटीग्रेशन डी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ओके, सो x इज इक्वल टू, चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करिए चाहे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, ये यूज़ करेंगे तब जब x और dm का एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। डिपेंड करेगा, क्वेश्चन आपको बताएगा कि अगर वो आपसे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करवाना चाहेगा तो x और dm का एक रिलेशन दे देगा, जिसके टर्म्स में आप x को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिएगा, 4m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 यहाँ से रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि पोजीशन और मास में रिलेशन, पोजीशन के साथ मास कैसे चेंज हो रहा है, या सॉरी मास पोजीशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका था इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं x एक्सिस को लॉन्ग लिखूंगा तो x dm डिवाइडेड बाई m, y एक्सिस का लॉन्ग इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाई m, और z एक्सिस का लॉन्ग z dm डिवाइडेड बाई m, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जैसा मैंने अभी बोला कि सेंटर ऑफ मास का जो जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस से आप एक्स वाई जेड को देख रहे हैं, जो मतलब पर्टिकुलर आप जहाँ से बैठ करके m1 को एक पोजीशन दे रहे थे, m2 को एक पोजीशन दे रहे थे, तो वो तो आप इंडिपेंडेंट है चूज करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आप सेंटर ऑफ मास को ही चूज कर ले रहे हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका पार्टिकल्स हैं, राइट नाउ this is your coordinate axis and you are observing the, basically you are calculating the center of mass sitting at this particular origin, or basically you are sitting observing from this frame of reference। लेकिन अगर आप जो इस कोऑर्डिनेट का, इस जो सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ऑरिजिन है, मान लीजिए जो सेंटर ऑफ मास आया वो सेंटर ऑफ मास को ही आप अपना ऑरिजिन चूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर ऑफ मास पर ही लेकर के चले जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये क्यों 0 ले रहे हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट एक्सिस वी आर फ्री टू चूज, ठीक है। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास को ही अपना ऑरिजिन मान ले रहे हैं, अगर आप सेंटर ऑफ मास को ही अपना ऑरिजिन मान ले रहे हैं, यानी कि तीनों जो x y z की वैल्यू होगी, एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो सिंपल सी बात है ऑरिजिन पे ये तीनों को तीनों पॉइंट्स क्या दे रहा है, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास कहाँ ऑरिजिन पे, तो सिंपल सी बात है कि x 0 y 0 और z आपका क्या हो जाएगा 0। तो उस केस में इफ़ यू हैव कंसिडर्ड योर सेंटर ऑफ मास एट द ऑरिजिन, इफ़ यू हैव कंसिडर्ड योर सेंटर ऑफ मास एट द ऑरिजिन, इंटीग्रेशन x dm n इज इक्वल टू 0 या इंटीग्रेशन x dm विल बी इक्वल टू
0। ठीक है, ये रिलेशन आपका दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एक और जनरल वे में अगर मैं देखिए एक्स वाई जेड के टर्म्स में नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि अगर आपका जो सेंटर ऑफ मास वाला वेक्टर है जो इंडिकेट कर रहा है आर बार इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप, और जो आपका कंपोनेंट्स थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आर बार है, स्मॉल आर बार। ठीक है, ये कैपिटल आर बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज जो सेंटर ऑफ मास के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, एक्स वाई जेड, और ये क्या था, एक गिवन पर्टिकुलर, मतलब कि जैसे कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये जो बॉडी का एक पर्टिकुलर बॉडी का जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन वेक्टर है, ये आर बार इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये आर बार है आपका पोजीशन वेक्टर किसका, किसी रैंडम पार्टिकल का। स्मॉल आर बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी रैंडम पार्टिकल इनसाइड दिस बॉडी, एंड कैपिटल आर बार इज द पोजीशन वेक्टर फॉर योर सेंटर ऑफ मास। ओके, सो इसके लिए अगर मैं वेक्टर के टर्म में लिखूंगा तो सिंपल सा एक रिलेशन ये आएगा, आर इज इक्वल टू, अगर आप समीशन वाले फॉर्म में लिखना चाहें, समीशन जो आपके बुक में दे रखा है एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समीशन एम आई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आर इज इक्वल टू समीशन एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समीशन एम आई। ये जब मैं इस आर को वेक्टर फॉर्म मीन्स यहाँ पे तीनों ऑलरेडी एक ही बार में ये अंडरस्टूड है कि आर में एक्स भी आ चुका है, वाई भी आ चुका है और जेड भी, क्योंकि आर क्या पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब तीनों के टर्म्स में आपने एक्सप्रेस किया। यहाँ पे आर आई क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है किसी भी रैंडम पार्टिकल का, और उस रैंडम पार्टिकल का एम आई क्या है, मास है। ठीक है, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपका सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तब सेपरेट एक्स वाई जेड की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर में भाई आर आपका पोजीशन वेक्टर है, किसका पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का। आर आई क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर किसका, किसी भी रैंडम पार्टिकल का। तो भैया पोजीशन वेक्टर आप बता रहे हो तो भाई पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है जहाँ पे तीनों एक्सिस के हेल्प से आप लोकेशन को बताते हैं। ठीक है, तो इसमें सेपरेट एक्स वाई जेड के लिए लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, आप लोग के बुक में क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में ऑन पेज नंबर 147, पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर इज 7.2। देखिए, इसमें एक रेक्टेंगुलर लेमिना दे रखा है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना दे रखा है, और इसका मतलब ये नहीं कुछ बताया कि किस टाइप का ट्रायंगल है, किस टाइप का मतलब स्केलन आइसोसेलेस है या क्या है। बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि इस जो भी ट्रायंगल, इस ट्रायंगुलर लेमिना का आप हमको सेंटर ऑफ मास बता दीजिए। ओके, तो सेंटर ऑफ मास किसी भी ट्रायंगुलर लेमिना का कैसे फाइंड, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इतने पतले पतले स्ट्रिप्स में हम काट देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा ये। ठीक है, मतलब कि इसको अगर मैं पतले पतले स्ट्रिप्स में काट दूँ, ये पूरे के पूरे ट्रायंगल को मैं पतले स्ट्रिप्स में काट दूँ, तो ये कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन की तरह पतला सा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और ये हमको पता है क्योंकि यूनिफॉर्म लेमिना, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना। ठीक है, तो जब इसको मैं पतले से एक लाइन में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो इस लाइन को ऑब्वियस सी बात है कि जब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीचों बीच में होगा कहीं। ठीक है ना, जब इसको मैं पतले से एकदम बहुत पतले से लाइन में डिवाइड कर दे रहा हूँ, या आप कह सकते हैं कि डीएक्स स्ट्रिप्स में इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो जितने भी स्ट्रिप्स यहाँ पे डेवलप हुए, जितने भी यहाँ पे स्ट्रिप्स डेवलप हुए, सबका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, जैसे कि जो लास्ट वाला स्ट्रिप है उसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे आएगा, फिर उससे ऊपर वाला जो स्ट्रिप है उसका जहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी मेरे पास स्ट्रिप्स आए सबका मैंने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया या मिडिल पॉइंट कैलकुलेट किया। ठीक है ना, देखिए एक और चीज़ यहाँ पे मैं मिडिल पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डी एम बहुत बारीक पार्ट में काट दूंगा अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि एकदम पतला सा अगर वायर है तो पतला से वायर में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, मैं पूरे इस ट्रायंगुलर लेमिना की बात नहीं कर सकता, हो सकता है यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास का मेरे को भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको पतले पतले वायर्स के फॉर्म में कट कर देता हूँ
तो वायर का तो मेरे को पता है ना कि वायर जो होता है उसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो और अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो सेंटर मतलब कि जो मिडिल पॉइंट होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे कि मैंने बताया था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अगर x1 इसका लोकेशन है x1 0, अगर इसका लोकेशन x2 0, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा। तो ये जो लास्ट वाली स्ट्रिप है इसका कहीं बीच में एंड सो ऑन, जितने भी मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ये फर्स्ट वायर का ये जो पहला मतलब वायर जो पहला स्ट्रिप था उसका बीच में आएगा, फिर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर एंड सो ऑन। तो जब इन सारे मिडिल पॉइंट्स को जब मैं जोड़ता हूँ, इन सारे मिडिल पॉइंट्स को जब मैं जोड़ता हूँ तो ये आपका डेवलप होता है एक मीडियन। मीडियन आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मीडियन क्या होता है आपका, मीडियन इस साइड से मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो कि अपोजिट एंगल से, इस पर्टिकुलर एंगल से अगर मैं यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करता हूँ तो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करता है, ठीक है। और इनफैक्ट आप कैसे मैं कह देता हूँ कि मीडियन क्यों, क्या देखिए मीडियन का मैंने अभी जस्ट बताया कि इस साइड से मतलब जहाँ पे मीडियन ड्रॉ करने का मतलब अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लास्ट वाले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, उसके बीच में। उसके ऊपर वाले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, उसके बीच में। यानी कि इन सारों को अगर ये जितना मीडियन, ये जितने भी मीडियन जो मैंने ड्रॉ किया है ये सारे स्ट्रिप्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या, उनके मिडिल पॉइंट से होकर के गुजर रहा है और उनके मिडिल पॉइंट पे क्या है, उनका सेंटर ऑफ मास। यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास इस पूरे लैमिना का होगा, देखिए सारे स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ मास था इनके बीच में था, इनको बीच, इन सारे बीच वालों पॉइंट्स को जब मैं जोड़ा तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला मीडियन। तो इनडायरेक्टली ये तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे लैमिना का ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मीडियन पे ही होगा, ठीक है। लेकिन इस मीडियन पे अब कहाँ पे होगा, उसके लिए क्या करेंगे, अब जरा दूसरे साइड से, इस साइड से आप स्ट्रिप्स को डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली जिस तरीके से आपने इस साइड्स को मतलब कि हॉरिजॉन्टल वे में अभी डिवाइड किया था, उसी तरीके से दूसरे साइड से अगर आप इस पर्टिकुलर लैमिना को डिवाइड करेंगे तो फिर इस पॉइंट्स के आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे फिर एक मीडियन मिलेगा, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट से जब यहाँ पे, तो ये जो तीनों जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स यहाँ से इस पॉइंट के लिए, यहाँ से इस पॉइंट के लिए और यहाँ से इस पॉइंट के लिए, जहाँ पे ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे, बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। यानी कि ये पोजीशन किसका बता दिया आपको, जितने भी मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पोजीशन बता रहा है इस ट्रायंगुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ट्रायंगुलर लैमिना को हमको नहीं पता था तो पतले पतले स्ट्रिप्स हमने काट दिया अप्रॉक्सीमेटली एक वायर के फॉर्म में। अब वायर का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उस वायर को तो बीच में आएगा। तो इस स्ट्रिप का सोन पतले पतले स्ट्रिप में काटा, सबका सेंटर में आ रहा था, सबको ज्वाइन किया तो हमको क्या मिल गया, मीडियन। और उसी इनफैक्ट मीडियन का डेफिनेशन ही यही होता है कि जो अब यहाँ इस पर्टिकुलर एंगल से जब मैं दूसरे साइड को ड्रॉ करता हूँ तो वो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करे, ठीक है। उसी तरीके से अब ये तो कंफर्म हो गया था कि भाई ये जो मीडियन पे ही आपका सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन किस लोकेशन पे होगा ये नहीं बता सकते थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, दूसरे साइड से इसको कट किया, तो जो दूसरे साइड का मीडियन था ये दोनों मिलकर के यहाँ पे आए, फिर तीसरे साइड से आपने कट किया तो ये फाइनल जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड ही एक ट्रायंगुलर लैमिना का मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा उसका सेंटर ऑफ मास देता है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल करके आया है, इसको याद रखिएगा कि द सेंटर ऑफ मास विल बी इन केस ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना विल बी इट्स सेंट्रॉइड। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एग्जाम्पल 7.3। इसमें आपका एक एल शेप का लैमिना है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्चुअल में नहीं दिया हुआ, ये एल शेप का लैमिना दे रखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड का बहुत ज़रूरत पड़ता है समझने के लिए क्वेश्चन को। यहाँ पे यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना बोला है। यूनिफॉर्म का मतलब जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। मीन्स अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मास मतलब ये पूरा का पूरा जो एल शेप का लैमिना है, ऐसा नहीं है कि इस साइड का मास ज़्यादा इस साइड का कम है, या इस बीच वाले पार्ट का मास ज़्यादा इस साइड कम है इस साइड कम है। जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह सेम है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम है यानी कि मैं इसको अगर इक्वली 3 पार्ट या 3 स्क्वायर्स के फॉर्म में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहता उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना।
दूसरी चीज़, ये तीन फॉर्म में मतलब आप कोई भी सूटेबल फिगर ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ही आपका आंसर मतलब कि आएगा या फिर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे एक ट्रेपीजियम के फॉर्म में इसको डिवाइड कर दें, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि जब आप इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो तब दिक्कत होगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए जिसके बैठ करके आप पॉइंट्स को इसको इसको जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप लोकेशन देंगे, उसके बाद एक्स और वाई के अलावा फार्मूला लगाएंगे। तो जितना आसान आपका x1 x2 ये कैलकुलेट करना किस पे डिपेंड करता है, ये x1 x2 x3 ये जो डिस्टेंस है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, और डिपेंड करता है कि कौन से ज्योमेट्री पे या कहाँ पे आप एक्सेस अपना ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बुक में लिया गया है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि जो ट्रायंगुलर लेमिना का जो ये वाला पार्ट था यहीं पे मैंने इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस को रख दिया। अभी यहाँ पे जो पॉइंट होगा सिंपल सी बात है उस पर 0,0 एक्स की वैल्यू 0, ठीक है। चूँकि यूनिफॉर्म लेमिना है यानी कि अगर इसका मास और एक और टोटल अगर मास 3 kg था, ठीक है ना, गिवन है ये तो बुक में, और इसको मैं इक्वली अगर दूसरी चीज़ की यूनिफॉर्म है यानी यूनिफॉर्म का मतलब क्या, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम होगा तो इसका मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg और इसका भी मास कितना हो जाएगा 1 kg। अगर मैं तीन इक्वल स्क्वायर्स एरिया में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो, और आपको पता होगा जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो x इज इक्वल टू कितना होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन, चूँकि यहाँ पे 3 है तो x3 तक ही लेंगे डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए चूँकि यूनिफॉर्म है, मास यूनिफॉर्म है, तो सिंपल सी बात है भाई, एरिया जो होगा वो भी यूनिफॉर्म, मतलब कि अगर ये 1 मीटर लंबा और ये 1 मीटर चौड़ा तो ये कितना हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा आपका 2,0, ये हो जाएगा आपका 0,1, ये आपका हो जाएगा 0,2, ये दिस पॉइंट विल बी योर 1,2 दिस पॉइंट, ठीक है। और उसी तरीके से आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा 2,1 एंड दिस लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट विल बी 1,1, ठीक है। तो जो स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है, देखिए ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले आपने स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो स्क्वायर के फॉर्म में जो कन्वर्ट किया भाई ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, इसका भी सेंटर ऑफ मास आपको निकालना पड़ेगा। और स्क्वायर के फॉर्म में आपको पता है कि स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है, जो हाफ ऑफ लेंथ एंड हाफ ऑफ ब्रेथ यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली उसके सेंटर पे आएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का लोकेशन, इस पॉइंट का लोकेशन एंड इस पॉइंट का लोकेशन बेसिकली आप भी ट्रीट कर सकते हैं कि इस पूरे स्क्वायर का मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इस पूरे स्क्वायर का मास यहाँ कंसंट्रेटेड है और इस पूरे स्क्वायर का मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो इसका मीन्स अगर ये पूरा इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, इसका हो जाएगा आपका 1 + 1/2 दैट इज 3/2, 1/2 एंड सिमिलरली आप इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/2, 3/2, ठीक है। तो अब सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने ट्रायंगुलर लेमिना को 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि ट्रायंगुलर लेमिना के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था। इनफैक्ट डायरेक्ट फार्मूला निकल सकता है जब इसका हम लोग फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तब, ठीक है। तो पहले हमने इसको क्या किया, चूँकि यूनिफॉर्म था तो यूनिफॉर्म करने के लिए, यूनिफॉर्म मतलब कि आई शुड से यूनिफॉर्म लेमिना दे रखा था यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो हमने स्क्वायर ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि यार स्क्वायर के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है ना वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ ऑफ लेंथ एंड हाफ ऑफ ब्रेथ, जहाँ पे ये दोनों एक्सेस से इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप सपोज करिए, कुछ लोग इसको अगर कहते हैं कि इसको बीच वाली पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर देता है, एक ट्रेपीजियम ये और एक ट्रेपीजियम ये, तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये ट्रेपीजियम का फिर सेंटर ऑफ मास आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते ना, समझ में आ रहा है। ट्रेपीजियम से भी कर सकते हैं लेकिन ट्रेपीजियम के लिए फिर सेंटर ऑफ मास निकालने में दिक्कत होगा, इसकी वजह से मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिया। और स्क्वायर फॉर्म को मेरे को पता है कि इस साइड से आधा और नीचे वाले साइड से मीन्स लेंथ का हाफ और ब्रेड का हाफ, जहाँ पे ये दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, जरा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए,
x1 की वैल्यू 1/2, x2 की वैल्यू 3/2 और x3 की वैल्यू कितनी, अगेन इट विल बी 1/2। 3 + 1 4 + 1 3 + 1 5/2, ठीक है। 3 + 1 4 4 1 5/2, यानी x आपका आ रहा 5/2। अब जरा 5/2 का मतलब कितना हो गया भाई, 2.5। 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2 तो ये रहा, ठीक है ना, और 2.5 मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका आ रहा है 2.5, यानी कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये आपका। और सिमिलरली वन मोर, सॉरी यहाँ 3 होगा ना, तो ये 5/6 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में 3 भी रहेगा ना, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, 1/2 + 3/2 + 1/2 डिवाइडेड बाई 3, ये 5/2 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5/6 आया, ठीक है। 5/6 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 0.8। 0.8 का मतलब क्या है कि 1 से थोड़ा सा पहले, 1 से थोड़ा सा पहले। और सिमिलरली आप y एक्सिस के अलॉन्ग देख लीजिए, y1 + y2 + y3, 3/2 + 1/2 प्लस बात वही आएगी, यानी इसका आएगा 5/6, 5/6 सेंटर ऑफ मास। 5/6 का मतलब क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 0.8। 0.8 का मतलब 1 से थोड़ा सा पहले इधर, और y एक्सिस के अलॉन्ग भी, y एक्सिस मीन्स ये रहा xcm, और ycm भी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी रैंडम फिगर को आप कोशिश करिए ऐसे फिगर में तोड़ने का जिसका सेंटर ऑफ मास आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रेपीजियम में अगर तोड़ेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगा कि भाई ट्रेपीजियम का आपको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। अगर रेक्टेंगल में तोड़ेंगे तो और आसान है, स्क्वायर में तोड़ेंगे आसान है, सर्कुलर फॉर्म में तोड़ेंगे आसान है, क्योंकि उसका आप आसानी से आपको पता है कि जो सेंटर पॉइंट होता है रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं, स्क्वायर का निकाल सकते हैं, किस सर्कल का निकाल सकते हैं, ठीक है। So this was all about your numericals related to your center of mass. Thank you.